भारतवर्ष में लगभग 60% ओबीसी है, उसको 27% आरक्षण दिया जा रहा है और वो आरक्षण भी 8 लाख के क्राइटेरिया में बांध दिया गया है। इस देश में सवर्ण लगभग 13% है, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और वो जो क्राइटेरिया बनाया गया है 8 लाख वाला, उसमें 4.4% लोग आ रहे हैं और 10% के आरक्षण में। नमस्कार दोस्तों, मिकल वाणी संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। लगातार ओबीसी वर्ग द्वारा 27% आरक्षण को लेकर मांग की जाती रही है। सत्ताधारी दल, चाहे भाजपा हो या विपक्ष में कांग्रेस, दोनों ओबीसी हितैषी होने की बात करते रहे हैं। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। उनके निर्णय के बाद ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में पंचायत चुनाव घोषणा की गई है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सब बातों को लेकर जिले के वरिष्ठ एडवोकेट जो ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर लगातार चर्चाओं में रहे हैं और विभिन्न मंचों से इन्होंने आरक्षण की बात भी उठाई है, आज हमारे साथ चर्चा में हैं माननीय संजय चौरसिया जी। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आपकी मुहिम थी वह कितनी कारगर साबित हुई और कहाँ तक पहुँची? मुहिम तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ओबीसी आरक्षण जो पूर्व की परिस्थिति थी मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मैं पंचायत राज अधिनियम की बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव की बात करूं, ये शुरुआत आरक्षण समाप्त होने की कहां से हुई, इस संबंध में मैं ये चाहूँगा कि जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी उन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ये परिस्थितियां निर्मित क्यों हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई। सुप्रीम कोर्ट में गया कौन और ये परिस्थितियाँ बनी क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ग्राम पंचायत के परिसीमन और रोटेशन, इन परिस्थितियों के लिए कोई रिट याचिका पेश की गई थी। जब ये रिट याचिका पेश की गई तो मध्य प्रदेश शासन को कोर्ट ने नोटिस जारी किया और वहाँ पे बहस हुई। जो भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय की होती है, न्यायालय में प्रक्रिया हुई, लेकिन अंत में आदेश ये आया, निर्णय ये आया कि ओबीसी आरक्षण या तो ख़त्म कर दिया जाए या एक सीमा के अंदर उसको बांध दिया जाए। ये परिस्थितियाँ हुई और निश्चित रूप से जो ऑर्डर पारित हुआ वो ऑर्डर संपूर्ण हम कहें कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, वो ऐसा नहीं है। चूँकि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ और उस आदेश के पश्चात जब प्रथम चुनाव मध्य प्रदेश में हुए पंचायती राज अधिनियम के तहत अधिकारों के विकेंद्रीकरण के तहत, जो पहले चुनाव होने के बाद भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की वर्ष 1996 में और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया है जो हम अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं। और जब 96 में उनने अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया तो 2000 से नए पंचायती राज अधिनियम का मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई और मंडला जैसे लगभग 7 जिले हैं और 89 पंचायतें हैं जिनको अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ ये कहा गया, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और धारा 129 डा बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी अधिसूचित क्षेत्र हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 75% तक आरक्षण दिया जा सकता है। और 2000 के पश्चात आप देखेंगे जितने भी चुनाव हुए उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 75% तक आरक्षण मिला है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसमें इन अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में कहीं कोई क्लॉज नहीं है, कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में विशेष पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं और उस प्रावधान में आज भी कोई संशोधन नहीं किया गया है, 129 डा आज भी पंचायत राज अधिनियम में वो क्लॉज है और वो अधिसूचित क्षेत्र के लिए है। तो मेरा ये मानना है
कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, या तो आप पंचायत राज अधिनियम को मान लें, या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 18 तारीख को आदेश हुआ है 18/5 को, उसको मान लें। अब आप देखेंगे वर्तमान जो आरक्षण किया गया है मंडला के संदर्भ में, और मंडला जैसे जो ब्लॉक हैं या जिले हैं उनके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वहाँ से ओबीसी का आरक्षण टोटल समाप्त कर दिया गया है। मंडला में जो आरक्षण हुआ है उसे कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि या तो पंचायत राज अधिनियम की 129 डा का पालन होना चाहिए, या ये माना जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 129 डा जो धारा है वो यदि उसको समाप्त मान रहे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करना चाहिए, कि जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से अबव आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब आप मंडला जिला पंचायत में देखेंगे एसटी का 60% आरक्षण है, एससी का जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, और ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया। तो आपने दोनों का पालन नहीं किया। 129 डा के अनुसार 75% होना चाहिए, उसमें ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, और या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए कि भैया 50% से ऊपर। दोनों का वायलेशन हुआ। तो दोनों के वायलेशन से सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम सिर्फ ओबीसी को नहीं देंगे, और जहाँ तक आप देखेंगे इससे कितना एक बहुत बड़े वर्ग का नुकसान हुआ जो प्रतिनिधित्व से मध्य प्रदेश के अंदर वंचित हो गया। आप देखेंगे, अच्छा ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिसूचित क्षेत्र है। सिवनी जिले में आप देखेंगे, सिवनी जिले की जिला पंचायत में ओबीसी को कोई और, वो तो अधिसूचित क्षेत्र नहीं है। तो नुकसान इसमें ओबीसी को चारों तरफ हो रहा है। और जहाँ तक जैसा कि आप देखेंगे सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष दल हो या अन्य दल हो, सभी कह रहे हैं कि हम ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं। तो जब सभी लोग ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं तो इसके विरोध में कौन है? और ये क्या न्यायालय को विरोधी बनाना चाहते हैं? ये हमें इस बात को सभी लोगों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था तो आदेश के बाद निश्चित रूप से हमें इस बात के लिए भी जाना चाहिए था कि आपने जो ऑर्डर किया है ये अधिसूचित क्षेत्र की व्यवस्था अलग है, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, पहले जो व्यवस्था हुई थी वो देखेंगे आप पंचायती राज व्यवस्था में सभी के लिए दिया गया था। उसमें अनुसूचित जनजाति को भी पर्याप्त आरक्षण दिया गया था, उसमें अनुसूचित जाति को भी पर्याप्त आरक्षण दिया गया था, ओबीसी को और सामान्य के लिए भी पर्याप्त 25% सीटें रखी गई थी। तो वो व्यवस्था क्या गलत थी? और जब 2000 से 2022 तक ये व्यवस्था रही है तो कहीं ना कहीं वो अवैध तो नहीं रही है। अवैध नहीं रही है तब तो वो व्यवस्था रही है। तो आज वो व्यवस्था लागू करने में कहीं ना कहीं हम क्यों घबरा रहे हैं? जिस तरह से त्रुटिपूर्ण आरक्षण हुआ है जिला पंचायत का, तो उसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जाना चाहिए, सरकारों को भी जाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए, दलों को भी जाना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्र में जो व्यवस्था हुई है, देखो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। किसी एक बड़े वर्ग को किसी राजनीति में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिका में या अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का माखौल है। और ये लोकतंत्र का माखौल भारत जैसे एक विस्तृत संविधान है जहां हमको अधिकार भी दिए गए हैं कि यदि जनता के हित में कोई हमें संशोधन करना पड़े संविधान में, तो वो संशोधन करने का प्रावधान जब है तो हमें सब लोगों को लेके ये व्यवस्था करना चाहिए। यदि मान लो कोर्ट से नहीं हो रही तो कोर्ट से ऊपर हमारी संसद और विधानसभाएं हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा में हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। जैसा कि हमारे भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि सामाजिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसमें सभी लोगों को आरक्षण दिया गया। आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन 2019 में ये व्यवस्था बनाई गई। चूंकि व्यवस्था नहीं थी, संविधान हमारा संविधान लचीला है और ये हमें व्यवस्था बनाने के लिए हमको अधिकार देता है कि जो व्यवस्था आप तत्कालीन व्यवस्था के हिसाब से बनाना चाहेंगे संविधान में, वो आप बना सकते हैं, हमारी संसद विधानसभाएं बना सकती हैं। तो यदि आप मानते हैं कि ये व्यवस्था नहीं है तो ये व्यवस्था बना लें आप, जैसा कि 2019 में हुआ। आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था आपने बनाई, पिछड़े हुए हैं उनको हमने 10% आरक्षण दिया। तो जब हम उनको दे सकते हैं तो ओबीसी को क्यों नहीं दे सकते? और जब ये व्यवस्था सभी दल चाह रहे हैं कि नहीं ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो सभी दल मिल के ये व्यवस्था बनाएं, विधानसभा लोकसभा में पारित करें और आरक्षण दे दें। एक पोस्ट जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है कि अधिसूचित क्षेत्र में एसटी को 50% आरक्षण देना है, लिहाजा ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं बचती, उसे कितना उचित मानते हैं आप?
देखिए, ओबीसी का अहद तो हो चुका, जिसके द्वारा भी किया गया, पर मेरा सरकार से, विपक्ष से, सभी दलों से ओबीसी होने के नाते ये निवेदन है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उनके जो राजनीतिक भविष्य को कुठाराघात मिला है। आप सब मिलके ऐसा कुछ प्रयास करें कि ये गलत नीतियां जो हैं ये ना रहें, और निश्चित रूप से उनको आरक्षण की व्यवस्था, उनके जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वो बनना चाहिए। जिला पंचायत में जिनने आरक्षण निर्धारित किया, क्या वो विशेषज्ञ थे या किन दंड कंडिकाओं के आधार पर आरक्षण किया, उस प्रक्रिया क्या उचित मानते हैं आप? और यदि नहीं मानते हैं तो एक बार न्यायालय जाना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है कि जिला पंचायत मंडला में जो भी व्यवस्था बनाई गई है आरक्षण की, वो जो प्रदेश स्तर से है, प्रदेश स्तर को उनके पास जो भी पत्रचार या व्यवहार हुआ, जो दस्तावेज भेजे गए, जिस आधार पर उनको बोला गया, उस आधार पर आरक्षण हुआ। और मंडला जिले में जो आरक्षण हुआ है, वो आरक्षण की व्यवस्था जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया गया। जैसा कि अनुसूचित जनजाति का जितना आरक्षण है और अनुसूचित जाति का जितना आरक्षण है, वो आरक्षण की व्यवस्था, उतनी सीटें आरक्षित की गई हैं और सिर्फ ओबीसी को इससे बाहर कर दिया गया है। और ये व्यवस्था, मेरे व्यक्तिगत यदि मैं कहूँ तो ये व्यवस्था पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 डा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। यदि ये व्यवस्था आज की जो की गई है, वो व्यवस्था पंचायती राज में विधानसभा के द्वारा संशोधन करने के बाद ही ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमेशा से हमने देखा है कि जिला पंचायत की जनपद की सीटों में ओबीसी 2-3 सीट जो भी होती रही हैं, इस बार बिल्कुल समाप्त कर देना, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र नज़र आता है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात करेंगे, मैं वही सबसे पहले जो आपने मेरे से पूछा था, मैंने वही कहा था कि अदालत जो भी व्यक्ति गया, जिनने भी रेट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, वो आरक्षण को बदलने के लिए, आरक्षण को चेंज करने के लिए, किसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए रिटेन नहीं हुई थी। और जब आदेश आरक्षण समाप्त करने का आया तो उसके बारे में अब नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या कर रहा है। अब आज की परिस्थिति में ओबीसी महासभा क्या निर्णय लेगी? देखिए, ओबीसी महासभा या ओबीसी के लोग अनारक्षित सीटों से तो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत के भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं समाजों में कटुता फैल रही है और ये हमारे देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि न्यायालय का आदेश है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा ना हो, व्यवहारिक रूप से देखें तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर जा रहे हैं। 60% आरक्षण भी सामान्य देखा जाए और इनको जोड़ दें, क्या एक बड़ी सोच लेके चल रहे हैं तो अब आरक्षण समाज में समाप्त होना जाने ऐसा आपको नहीं लगता? या फिर आरक्षण हो तो जीवन में एक बार लाभ मिले? बहुत से वर्ग को ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं, इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये सामाजिक आरक्षण है और सामाजिक आरक्षण में अपन ये नहीं कह सकते कि कोई समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। ये व्यवस्था जो की गई है, ये आप जो कह रहे हैं 10 साल वाली परिस्थिति कह रहे हैं, ये वैसा नहीं है। 10 साल के अंदर 10 साल तक हमें देना है और ये व्यवस्था यदि परिवर्तित जब तक नहीं होगी तो तब तक इसको देना है, ये खड़ी करना। आरक्षण का मतलब किसी को कोटा दे देना नहीं है। आरक्षण का तात्पर्य ये है कि भारत में जो समानता का अधिकार दिया गया है, कोई समाज हमारा किसी कारण से पिछड़ गया है, उसको समान रूप से लाके खड़ा करना है और जब वो आके समान रूप से खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था हमारी संसदें बनाएंगी। समाज का कोई परिवार यदि सक्षम हो गया है तो उसे भी लगातार लाभ मिलना चाहिए क्या उसका? मेरा आशा ये था। देखो, संसद में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है कि जो व्यक्ति ऊपर आ गया है उसको व्यवस्था नहीं मिलना चाहिए। हम ये आज नहीं कह सकते कि समाज हमारा ऊपर नहीं आ रहा है, और जो व्यक्ति ऊपर आ रहा है वो आपका आकलन अलग है, सरकारों का आकलन अलग है। सरकार का आकलन अलग रहता है। सरकार किसी एक व्यक्ति से आकलन नहीं करती, सरकार संपूर्ण समाज से उसका आकलन कर रही है। आप आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत से परिवार ऐसे हैं, खुद फर्स्ट क्लास एक श्रेणी जो प्रथम श्रेणी में है उसके सेवा कर्मचारी हैं, उनके बेटे को भी लाभ मिल गया, बेटे के बेटे को भी लाभ मिल गया, पत्नी भी हो सकता है सरकारी नौकरी में। एक परिवार में 4-4 लोग अच्छी नौकरी पे हैं, तो क्या उस परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना आवश्यक है? देखिए, जहाँ तक
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात है, उसमें ये आप जो कह रहे हैं ये लागू नहीं होता। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का एक क्राइटेरिया है, इसमें एक क्रीमी लेयर की सीमा बनाई गई है। यदि व्यक्ति 8 लाख, उसका परिवार 8 लाख से अधिक आय अर्जित करता है तो उसको अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण प्राप्त नहीं होता। यदि उसका परिवार का कोई व्यक्ति सेकंड या फर्स्ट क्लास की शासकीय नौकरी में है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही सवर्ण आरक्षण का है। सवर्ण आरक्षण में भी 8 लाख का क्राइटेरिया बनाया गया है। यदि उसका परिवार 8 लाख या उससे अधिक आय अर्जित करता है उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे ही इसी तरह उसका परिवार यदि सेकंड या फर्स्ट क्लास की शासकीय नौकरी में है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा। दुर्भाग्य ये कि हमारी संसद, हमारी अदालतें और हमारा जो शासन तंत्र है आर्थिक सवर्ण आरक्षण को आरक्षण नहीं मानता, लेकिन ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया, दोनों का क्राइटेरिया 8 लाख है, लेकिन सवर्ण आरक्षण को आरक्षण नहीं मानते और ओबीसी के आरक्षण को आरक्षण मानते हैं। इसलिए वो 50% के ऊपर जाते हुए भी उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण या प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आपने जो आर्थिक एक सीमा बताई, तो क्या एसटी एससी में भी लागू होता ही है? नहीं, एसटी एससी में सामाजिक आरक्षण है। ओबीसी में भी सामाजिक आरक्षण है, लेकिन उसमें आर्थिक क्राइटेरिया एक इकोनॉमिक्स का जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे ओबीसी लोगों को आरक्षण नहीं मिलता। अब आप देखिएगा कि इसमें अंतर देखिएगा आप, मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूँ, किसी का पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। भारतवर्ष में लगभग 60% ओबीसी है, उसको 27% आरक्षण दिया जा रहा है और वो आरक्षण भी 8 लाख के क्राइटेरिया में बांध दिया गया है। इस देश में सवर्ण लगभग 13% है, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और वो जो क्राइटेरिया बनाया गया है 8 लाख वाला, उसमें 4.4% लोग आ रहे हैं और 10% के आरक्षण में। इसका मतलब है सवर्ण आर्थिक आरक्षण जो 10% दिया गया है वो 4.4% लोगों को दिया गया है, मतलब लगभग 2 गुना आरक्षण, 2 गुना, 2.25 गुना आरक्षण उनको दिया। मतलब उनके पास आर्थिक रूप से यदि 10 पोस्ट उनके लिए वैकेंट हैं तो उसके पीछे 2.5 आदमी उनके पास हैं। आपने पोस्ट की बात की तो कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा में था कि जिले में जो पोस्ट खाली हो रही हैं, वैकेंसी हो रही हैं, उस पर भी ओबीसी को उपेक्षित किया जा रहा है। मंडला और डिंडौरी जिला को एक डाक संभाग घोषित करके और उसमें 558 डाक सेवक के पद निकाले गए। अब आप यहाँ व्यवस्था देखेंगे कि डाक विभाग के द्वारा जो 598 पोस्ट निकाली गई हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण, चूंकि ये सेंट्रल की पोस्ट है, उसमें 27% उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनके लिए मात्र 57 पोस्ट वैकेंट बताई गई हैं, मतलब लगभग 7 से 8% उनको आरक्षण दिया गया है, जबकि उनको मिलना कितना चाहिए, उनको 27% के हिसाब से 161 पोस्टें मिलना चाहिए। उसके लिए हमने उनको आवेदन भी दिया है और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से उस पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर हम ओबीसी महासभा, ओएसएस महासभा की तरफ से एक आंदोलन भी करना चाहते हैं। संजय जी, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मेरे विचार आपने लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।